नमस्कार। हिस्ट्री की ई क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम राणा सांगा और उसकी उपलब्धियां और विशेष रूप से तत्कालीन भारत के किन किन महत्वपूर्ण साम्राज्यों के साथ में उनका संघर्ष हुआ और उसका परिणाम क्या निकला और राणा सांगा की पूरी जो राजनीतिक उपलब्धियां है वो भारतीय इतिहास के संदर्भ में किस तरह से महत्वपूर्ण है, उसके ऊपर हम आज अध्ययन करेंगे। राणा सांगा या संग्राम सिंह, हम सभी जानते हैं कि इनका जो शासनकाल है वो है 1509 से लेकर के 1528 ईस्वी। महाराणा सांगा या संग्राम सिंह, इनके बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं वो ऐसे बताया जाता है कि ये 16वीं शताब्दी के सबसे प्रभावशाली राजा थे। इसके अलावा इनको हिंदूपत की उपाधि मिली हुई थी, यानी इतिहास में इनको हिंदूपत के नाम से जाना जाता है। इतिहासकारों का ऐसा भी मानना है कि ये अंतिम हिंदू सम्राट थे जिन्होंने उस समय विदेशी शक्तियों से लोहा लिया था। विभिन्न लड़ाइयों में लड़ने के कारण उनके शरीर पर 80 घाव थे, इसलिए कर्नल जेम्स टॉड ने उन्हें सैनिकों का भग्ना अवशेष कहा था। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जो सबसे महत्वपूर्ण बातें, जिन जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, उसमें ये हैं, जिस समय राणा सांगा मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन थे उस समय दिल्ली में इब्राहिम लोदी का शासन था। इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में जो संघर्ष हुए वो कौन कौन से संघर्ष थे वो आप थोड़ा समझ ले। इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में जो एक संघर्ष हुआ वो था खातौली का युद्ध, जो 1517 में लड़ा गया। इसमें दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और दूसरी ओर है मेवाड़ के महाराणा सांगा। बताया जाता है कि सुल्तान ने सांगा पर आक्रमण किया, लेकिन इस युद्ध के अंदर यानी खातौली के युद्ध में सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजय का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहला जो खातौली का युद्ध है जो 1517 में लड़ा गया, मेवाड़ के महाराणा सांगा और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी को पराजय का सामना करना। दूसरा जो युद्ध है वो बाड़ी या धौलपुर का युद्ध माना जाता है, जो 1519 के अंदर लड़ा गया। इस युद्ध के अंदर भी दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजय का सामना करना पड़ा। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और इनके बीच में ये दो जो युद्ध हुए थे, इन दोनों युद्धों के अंदर जो है इब्राहिम लोदी को पराजय का सामना करना पड़ा और महाराणा सांगा को विजय प्राप्त हुई। युद्धों की श्रृंखला के अंदर एक अन्य युद्ध जो उन्होंने मालवा के सुल्तान महमूद लोदी से लड़ा था, और वो यो युद्ध जिसको हम गागरोन का युद्ध भी कहते हैं, ये 1518 के अंदर लड़ा गया था। ये युद्ध मेवाड़ के महाराणा सांगा और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य लड़ा गया 1518 के अंदर। और इस युद्ध के अंदर भी मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को पराजय का सामना करना पड़ा। ध्यान रखें, हम इस वीडियो के अंदर जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और उनकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके ऊपर ही हम चर्चा कर रहे हैं। महाराणा सांगा की जो अगली जो राजनीतिक उपलब्धियां है उनमें उनका इब्राहिम लोदी
के साथ में जो युद्ध हुए थे, उन युद्धों में उनकी जो सफलता है, आगे चल करके एक घटना का हम यहाँ उल्लेख करना जरूरी समझेंगे कि इसी समय बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था और 1526 के अंदर जो पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया, जो बाबर और तत्कालीन दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, जिसको हम पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं। और ये 1526 में लड़ा गया था, जिसमें एक तरफ काबुल का बादशाह बाबर और दूसरी तरफ दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी। इस युद्ध में हम सभी जानते हैं कि इब्राहिम लोदी को पराजय का सामना करना पड़ा और इस युद्ध के अंदर ही इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था और इस युद्ध में लोदी पराजित होकर के मार दिया गया और इस युद्ध से दिल्ली से आगरा तक का संपूर्ण जो क्षेत्र था वो बाबर के अधिकार में आ गया। यहाँ एक बात हम समझ ले कि पानीपत के मैदान में 3 युद्ध लड़े गए हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 में लड़ा गया, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में लड़ा गया, जो अकबर और हेमू विक्रमादित्य के मध्य लड़ा गया। और पानीपत का जो तृतीय युद्ध है 1761 में लड़ा गया, ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। पानीपत के प्रथम युद्ध के अंदर बाबर को विजय हुई। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर को विजय हुई और पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को विजय। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने अपने सैन्य बल, अपने रण कौशल और तुलगमा युद्ध पद्धति और तोप खाने का प्रयोग करते हुए इब्राहिम लोदी को पराजित करके उसकी हत्या कर दी और इस तरह से अब दिल्ली की गद्दी पर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का अधिकार हो गया। जब दिल्ली की गद्दी पर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का अधिकार हो गया तो दिल्ली और मेवाड़ की जो सीमाएं हैं वो आपस में टकराने लगी और बाबर और राणा सांगा के बीच में अब युद्ध जो है वो अवश्यंभावी हो गया। बड़े युद्ध से पहले राणा सांगा की सेना और बाबर की सेना के बीच में बताया जाता है कि 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की सेना ने, कहते हैं कि राणा सांगा की सेना पर आक्रमण किया। या यूँ समझिए कि दोनों सेनाओं के मध्य ये युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की सेना को पराजय का सामना करना पड़ा। इस पराजय के बाद में आगे चल कर के बाबर के द्वारा अब ये निश्चित कर दिया गया कि बाबर ये जान गया था कि अगर उसे हिंदुस्तान पर अपने साम्राज्य का विस्तार करना है तो राणा सांगा को पराजित करना और मेवाड़ पर अधिकार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस समय अगर उत्तर भारत में उसको कोई सबसे बड़ी टक्कर दे रहा था तो वो था राणा सांगा, और राणा सांगा के रहते हुए बाबर अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाता। बताया जाता है कि बयाना में जिस तरह से बाबर की सेना की पराजय हुई थी, उसके बाद में बाबर की सेना जो है वो राणा सांगा से टक्कर लेने की स्थिति में नहीं थी। उस स्थिति में बाबर के द्वारा अपनी सेना के सामने शराब छोड़ने, तमगा कर हटाने, चांदी के सिक्के बांटने और राणा सांगा और इस युद्ध को धर्म या जिहाद का युद्ध घोषित करने जैसे नारे दिए गए। बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध हुआ, जो 17 मार्च
1527 को लड़ा गया, जिसमें एक तरफ राणा सांगा और दूसरी तरफ ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बताया जाता है कि इस युद्ध के अंदर बाबर ने तुलगमा युद्ध पद्धति और का प्रयोग करते हुए तोपखाने का भरपूर प्रयोग किया, लेकिन कहते हैं कि सलहदी तवर के राणा सांगा के साथ विश्वासघात करने के कारण और तोपखाने और तुलगमा युद्ध पद्धति की वजह से बाबर को इस युद्ध में विजय प्राप्त हुई और राणा सांगा को इस युद्ध के अंदर पराजय का सामना करना पड़ा। इसमें बाबर की सबसे बड़ी विजय का कारण उसका तोपखाना था और इसके अलावा उसकी तुलगमा युद्ध पद्धति, जो उसने उज़्बेकों या मंगोलों से सीखी थी। खानवा के युद्ध के बाद में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। कहते हैं कि सांगा जब इस युद्ध में घायल हो गया तो उसको वहाँ से युद्ध मैदान से दूर ले जाया गया, और क्योंकि इस युद्ध में वो मूर्छित हो गया था, और जब उसको होश आया और उसने फिर से युद्ध स्थल की ओर लौटने का मानस बनाया, तो कहते हैं कि उसी के साथियों ने कालपी यूपी के अंदर उसको 1528 में जहर दे दिया, उसकी मृत्यु हो गई। मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर राणा सांगा की 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। और इस तरह से जो राणा सांगा है, वो राणा सांगा की जो ये उपलब्धियां है, उस उपलब्धियों की वजह से इतिहास में उसका एक अलग स्थान दर्ज है। बाबरनामा में भी बाबर ने लिखा है, और उसमें उसने यदि भारत पर आक्रमण करने के लिए कई व्यक्तियों के नाम लिए हैं। हालांकि ये कितने सत्य हैं और इसमें कितना झूठ है, इसको परखने के लिए हमारे पास दूसरे स्रोत उपलब्ध नहीं है। खानवा के युद्ध में यद्यपि राणा सांगा ने काफ़ी राणा सांगा का साथ देने वालों में मारवाड़ के राव गंगा का बेटा मालदेव, बीकानेर का जय सिंह, जगनेर का अशोक परमार, चंदेरी का मेदनी राय, इब्राहिम का चचेरा भाई महमूद लोधी, मेवात का हसन खां मेवाती और सलहदी तवर था। लेकिन इस सलहदी तवर ने राणा सांगा के साथ विश्वासघात कर दिया था और उसकी वजह से राणा सांगा को पराजय का सामना करना पड़ा। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या पूछा जा सकता है, इसको एक बार आप थोड़ा देख ले। उसमें जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो है आपका, जैसे पूछा जा सकता है कि हिंदुपत की उपाधि किसे मिली थी, तो ये राणा सांगा को मिली थी। सैनिकों का भग्नावशेष किसे कहा गया है, तो ये राणा सांगा को कहा गया है और ये कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। इसके अलावा खातौली का युद्ध कब और किन के मध्य लड़ा गया था, बाड़ी या धौलपुर का युद्ध कब और किन के मध्य लड़ा गया था, गागरोन का युद्ध कब और किन के मध्य लड़ा गया था। इसके अलावा पानीपत का प्रथम युद्ध, उसका वर्णन आपसे पूछा जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण है, जब हम राणा सांगा को पढ़ेंगे तो उनका खानवा का युद्ध जो है सबसे महत्वपूर्ण है। तो खानवा के युद्ध के बारे में भी आपको वर्णन पूछा जा सकता है। तो विशेष रूप से राणा सांगा से संबंधित अगर कोई प्रश्न आपका आता है तो इस तरह से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको उसको उस तरह से उत्तर उसको देना है। तो ये आपका जो गुहिल राजवंश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है राणा सांगा या संग्राम सिंह, जो मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक बहुत ही वीर शासक माना जाता है। तो इस तरह से आपको जो है वो इसको तैयार करना है और एग्ज़ाम में उसको अगर ये प्रश्न आ जाए आपसे शॉर्ट नोट में उसके फैक्ट के बारे में पूछा जा सकता है और आपका जो
सेकेंड यूनिट का जो टॉपिक है, सेकेंड यूनिट के पैटर्न के हिसाब से अगर उसको पूछा जाए तो थोड़ा बड़ा प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको उसको डिटेल में बताना है। आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम एक नए टॉपिक के साथ में आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।